चलिए फिर एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस साल आम चुनाव है, इसलिए इस साल का बजट जो है वो इंटरिम बजट होगा और बिग बजट इलेक्शन वर्डिक्ट के बाद आएगा। लेकिन मार्केट क्या एक्सपेक्ट करे और उससे पहले मार्केट का मूड कैसा है, कैसा मार्केट पोजीशनड है, हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च हेड गौतम दुग्गड़ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। कैसा प्लेस है मार्केट इस समय? मैं आपकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी थी कि मिड कैप का वैल्यूएशन प्रीमियम कितना 30%, 40 हो गया, 40% हो गया है, लेकिन गिर नहीं रहे हैं स्टॉक्स। तो क्या मतलब होगा, क्या लार्ज कैप कैचअप करेंगे या मिड कैप गिरेंगे, क्या होगा? सो अनुज, आप अगर फ्लोज देखें, फ्लोज का डायरेक्शन पिछले साल, बिफोर दैट जस्ट लुक एट CY22 2022 में आपने टोटल इंस्टीट्यूशनल फ्लोज में अगर आप ब्रेकअप देखें तो डोमेस्टिक्स ने $32 बिलियन ऐड किया और फॉरेनर्स ने $17 बिलियन का सेलिंग किया था, तो टोटल आपका $15 बिलियन का मार्केट में फ्लो आया, जो CY23 में मोर देन डबल हो गया। बिकॉज CY23 में दोनों सेगमेंट से करीबन 22 बिलियन डॉलर आया। तो जो CY22 में $15 बिलियन का इन्फ्लो था, वो CY23 में $44 बिलियन का इन्फ्लो हो गया। 6 महीना पहले जब हम बात कर रहे थे, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स जो है वो लगभग 20% प्रीमियम पे था वर्सेस निफ्टी। तब भी आप अगर फंडामेंटली देखते तो वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे नज़र आते हैं। वहाँ से आज हम जनवरी में हैं, 6 महीना हो गया है, वो 20% का प्रीमियम 40 हो गया है, बिकॉज इंडेक्स ने वहाँ से भी रैली किया है। सो आज निफ्टी पी अगर आप देखने जाए तो 19.5 से 20 के बीच में है, बिकॉज हमारा जो EPS है 978 है FY24 का और 1140 है FY25 का, और निफ्टी करीबन 21,400 पे है। तो 19.5-20 का रेंज है निफ्टी का, जो कि इन लाइन विथ 10 ईयर एवरेज है। लेकिन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का जो पी है वो 28 है, जो कि अपने खुद के एवरेज से भी बड़ा प्रीमियम पे है और वर्सेस निफ्टी भी बड़ा एवरेज पे है। मिड कैप छोड़िए, आप स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर देखते हैं, जिसका 10 ईयर एवरेज वर्सेस निफ्टी 24-25% डिस्काउंट होता है, वो आज 10% प्रीमियम पे चल रहा है। स्मॉल कैप NSE स्मॉल कैप 100। सो सी, इसमें फंडामेंटल डेफिनेटली इंप्रूव है, आपका अर्निंग्स ग्रोथ भी आया है, बट फिर भी वैल्यूएशंस का बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस रहा है मिड कैप स्टॉक्स के रिटर्न्स में, क्योंकि कई स्टॉक्स 5-6 गुना भी बढ़े हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में, उनके अर्निंग्स 5 गुना नहीं बढ़े हैं। कुछ स्टॉक्स ऑब्वियसली बढ़ने के बावजूद वैल्यूएशंस उनके ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका अर्निंग्स भी फॉलो थ्रू किया है। बट लार्ज पार्ट ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप रिटर्न, इसमें काफ़ी सारा योगदान आपके वैल्यूएशन री रेटिंग का भी रहा है, इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आप अगर एग्जैक्ट 6 साल पीछे जाएंगे तो 2017 भी ऐसा साल था जो 2023 के वैसा ही रहा था। बहुत बड़ा रैली हुआ था मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में, प्राइमरी मार्केट में भी बहुत अच्छा बॉयंसी हमें देखने मिला था। द ओनली थिंग मिसिंग इन CY27 2017 वॉज देयर इज नो अर्निंग्स ग्रोथ, जो कि इस बार अर्निंग्स ग्रोथ है। और 2017 के अगर आप दिसंबर के सारे एनुअल आउटलुक रिपोर्ट देखें 2018 के, तो आपको लगेगा कि कुछ कहीं पे कोई रिस्क नहीं दिख रहा था उस समय। लेकिन मार्च 2018 में IL&FS क्राइसिस हुआ और उसके बाद काफ़ी सारा करेक्शन आया। आज ये बता पाना बहुत डिफिकल्ट रहेगा कि मार्केट करेक्ट करेगा या यही रफ्तार से आगे बढ़ेगा, बिकॉज 2024 बहुत अलग साल है, ये पूरा इवेंट लेड ईयर है, और एक सबसे बड़ा इवेंट अगले 90-120 दिनों में आएगा, इलेक्शंस। प्लस आप देख रहे हैं कि दुनिया के मार्केट्स में रिलेटिव बेसिस पे इंडिया का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ चुका है, बिकॉज आज हम लगभग 4.5 ट्रिलियन के आसपास मार्केट कैप हो चुका है, 3.6-3.7 ट्रिलियन का GDP हो चुका है, 4th लार्जेस्ट मार्केट कैप हो चुके हैं। तो एक जो इम्पोर्टेंस होता है रीजनल स्कीम ऑफ थिंग्स में, उसमें इंडिया काफ़ी ऊपर आ चुका है। और साथ ही अगर आप फ्लोज की बात करें, अभी हम CY24 का फ्लोज देखते हैं, अभी आप डोमेस्टिक फ्लोज देखें तो लगभग $3 बिलियन पर मंथ के हिसाब से रन रेट चल रहा है, इफ़ यू ऐड अप ऑल कॉम्पोनेंट, NPS, EPFO, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंजर्वेटिव बेसिस पे अगर हम FI फ्लोज को ना ज़्यादा बढ़ाते हैं ना कम करते हैं, मान लीजिए सेम पिछले साल के बराबर $20-21 बिलियन ही रहता है, तो आप 55 से 60 बिलियन डॉलर के आसपास का फ्लोज देख रहे हैं आज इंडिया में। हालांकि एब्सोल्यूट बेसिस पे देख के ज़्यादा मीनिंग नहीं होता है, एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप देखना चाहिए, बट सिंस वी आर डिस्कसिंग एब्सोल्यूट फ्लोज,
CY22 15 बिलियन, CY23 44 बिलियन, और इस साल लगभग $60 बिलियन का एस्टिमेट मुझे लगता है हो सकता है। फ्लोज प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे फ्लोज के सामने कई बार वैल्यूएशंस काफी लंबे समय तक स्ट्रेच रह सकते हैं। सो आपका फंडामेंटल माइंडसेट कुछ अलग हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ फ्लोज एंड सेंटिमेंट वैल्यूएशंस कैन कंटिन्यू डिफाइंग द ग्रेविटी। ओके, अब एक काम करते हैं। इतने आपने, वैसे ये साल आपके लिए बहुत शानदार रहा है। जो जो स्टॉक आपने बोला कि टॉप पिक, वो ज़बरदस्त भागा। एक 2-3 स्टॉक्स पर मेरी एक नज़र गई थी। एक जैसे मैं शुरुआत करूं शोभा से। शोभा में आपने बोला था, हमारी चर्चा हुई थी क्योंकि रियल एस्टेट पर आपने कहा था कि ये तो अभी स्टार्ट ऑफ द साइकिल है। तो शोभा इन पर्टिकुलर आपने क्यों चुना यहाँ पर, और अभी भी रियल एस्टेट पर व्यू पॉजिटिव है? सो रियल एस्टेट एक मैक्रो सेक्टर है। इसमें हमेशा टॉप डाउन व्यू बहुत ज़रूरी होता है पहले। सो हमारा टॉप डाउन व्यू ये था कि ये सेक्टर 10-11 साल से अंडर परफॉर्म किया है, डाउन साइकिल में था, और उन 10 सालों में कंज्यूमर अफोर्डेबिलिटी बढ़ा है, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़े थे, बट कंज्यूमर डिस्पोजेबल इनकम 6-7% पर एनम कंपाउंड हुआ था, तो रिलेटिव अफोर्डेबिलिटी बढ़ गया था। दूसरा, पोस्ट कोविड एक एफिनिटी बढ़ गया था कि बड़ा घर होना चाहिए या खुद का घर होना चाहिए। सो काफ़ी सारे फैक्टर्स एक साथ आए। आप अगर याद करें तो हमने 4-5 सेक्टर्स की बात की थी इस थीम पे: होटल, रियल एस्टेट, ऑटो, कैपिटल गुड्स एंड हॉस्पिटल। ये पांचों डोमेस्टिक सिक्लिकल्स एक साथ चले हैं और कई सालों बाद चले हैं। अब रियल एस्टेट की अगर आप बात करें आज, हालांकि स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुके हैं पिछले 1.5-2 सालों में, बट डेटा अभी भी बहुत स्ट्रांग आ रहा है। आप एवरी 15-20 डेज आप देखते हैं कि कोई बड़ा डेवलपर का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और उसका प्रीमियम सेल्स जो भी होते हैं बहुत जल्दी बिक जाते हैं। अभी आपने DLF का न्यूज़ देखा था महीना भर पहले। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि साइकिल काफ़ी लंबा चल सकता है ये। हालांकि रिटर्न्स बहुत जल्दी आ गए। कई बार डीप सिक्लिकल सेक्टर्स में रिटर्न्स फ्रंट एंडेड होते हैं। अभी शोभा का बात करें तो इस पे हमारा बहुत सिंपल नज़रिया था कि ये स्टॉक में अभी भी 25 से 30% का रिलेटिव डिस्काउंट है, प्लस जो प्री सेल्स 6-7 साल फ्लैट हो चुके थे वहाँ पे हमें ग्रोथ दिख रहा है। ओके, तो ये बात हो रही, शोभा की बात हो रही थी वैसे अभी। शोभा दिखा देते हैं इस समय। 2 PSUs पर आपने बहुत पॉजिटिव व्यू रखा, गेल और कोल इंडिया। और गेल में तो आप कह रहे हैं कि री रेटिंग ऑन द कार्ड्स, ये क्या कारण है? सो हमारा PSUs पिछले 2 सालों से हमने मॉडल पोर्टफोलियो में काफ़ी वेट बढ़ाया था। हमने CY23 में ONGC ऐड किया था 115 रुपये पे, हालांकि हमने जल्दी निकाल दिया। अब आज का भाव देख के ऐसा लगता है कि यू ऑलवेज बिकम मोर वाइजर इन हाइंडसाइट। बट कोल इंडिया के पीछे 2 रीज़न थे। एक तो पावर सेक्टर में जो एक उछाल दिख रहा है, और काफ़ी लंबा ड्यूरेशन तक हमें लगता है पावर डिमांड अच्छा रह सकता है, तो पावर से एक एंगल है कोल का। दूसरा, कोल का खुद का जो फंडामेंटल्स है थोड़ा इंप्रूव हुआ है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इतना चलने के बावजूद भी स्टॉक आज भी 5 टाइम EV/EBITDA पे है, और यहाँ पे भी 6% के आसपास लगभग डिविडेंड यील्ड है। हाँ। गेल पे भी आप देखें आज 10 PE पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है चलने के बावजूद। साथ में ट्रांसमिशन जो उनका वॉल्यूम्स है उस पर 7-8% CAGR का एक्सपेक्टेशन है, प्लस पेट्रोकेम में टर्न अराउंड होने की उम्मीद है। हमारा खुद का जो एस्टिमेट है 30% EBITDA CAGR का है। ROE 9 से 13% तक जाने की उम्मीद है, और फ्री कैश फ्लो भी इंप्रूव होगा। तो वो नज़रिए से हमने वैल्यूएशन प्लस सम इंप्रूवमेंट इन फंडामेंटल का ब्लेंड बनाए, तो वो एंगल से हमने गेल को ऐड किया, और पूरा एनर्जी सेक्टर का जो हमारा अंडरवेट स्टांस था उसको हमने न्यूट्रल किया है। ओके, बिल्कुल। एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक है आपकी लेमन ट्री होटल्स, और होटल्स में खैर काफ़ी पॉजिटिव व्यू रहा है वैसे, लेकिन ये सेक्टर जो है अब, क्योंकि ऑब्वियसली अयोध्या का की बात हुई तो टूरिज्म की बात हो रही थी, फिर लक्षद्वीप की भी बात हो रही थी, लेकिन क्या ये सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल नहीं चुका है, या इन लेवल्स पर भी आपको लग रहा है कि ये मैक्रो री रेटिंग कंटिन्यू करेगी यहाँ पर? मुझे लगता है होटल सेक्टर के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। अगेन आप 10 साल पीछे जाइए, 2008 और 2019 का इंडियन होटल्स का EBITDA लगभग सेम था। रूम रेट भी ऑलमोस्ट सेम ही रहे। हाँ। 11 साल आपका EBITDA कहीं नहीं गया। एवरेज EBITDA मार्जिन ऑफ दैट 10 ईयर वाज 15%। हाँ। पोस्ट कोविड होटल सेक्टर में एक हमें उछाल देखने मिला, बिकॉज ट्रैवल इंप्रूव हुआ, लेजर बिजनेस, कई सारे इवेंट्स हुए, G20, वर्ल्ड कप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एज यू सेड रिलीजियस टूरिज्म भी बहुत उफान पकड़ा हुआ है। अब वाराणसी के अगर टूरिस्ट अराइवल्स के आंकड़े देखें 2022 और 23 के, तो 2 साल मिला के 15 करोड़ टूरिस्ट वहाँ पे विजिट कर चुके हैं। अभी आपने अयोध्या की बात की, उसकी हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं पर डे 4-5 लाख विजिटर्स ऐड हो रहे हैं, और कई सारे ब्रांड्स ने वहाँ पे होटल का
ऐलान कर दिया है। जहाँ तक मैं देखता हूँ सेक्टर को, डिमांड CAGR अभी भी सप्लाई CAGR से बहुत स्ट्रांग है। जो 15% का एबिटा इंडियन होटल्स बनाता था, उन्होंने 2023 में 35% एबिटा बनाया है और अगले 2 साल के लिए 30 से 33% का एबिटा मार्जिन का गाइडेंस दिया है। अगेन अ सेक्टर 12 साल कुछ नहीं किया है, अभी 2 साल ठीक किया है, तो नेचुरल टेंडेंसी है कि बहुत पैसा बन गया है, निकल जाते हैं। हमने भी यही गलती की थी, हमने 150 रुपये पे इंडियन होटल हायर करके 250 पे हमने मॉडल पोर्टफोलियो से निकाल दिए थे, पर हमने वापस उसको 310 पे ऐड किया था पिछले साल और अभी तक हमने बनाए रखा है। साथ ही हमने लेमन ट्री भी अपने पोर्टफोलियो में रखा है। ये पहली बार हो रहा है कि 1.5 साल से हमारे पोर्टफोलियो में होटल सेक्टर, जिसका बेंचमार्क में 0 वेट है, दोनों स्टॉक्स हमने 3% के वेट के हिसाब से मॉडल पोर्टफोलियो में बनाए रखे और अभी भी हमको यहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट आगे होता हुआ दिखता है सेक्टर में। सीमेंट में आप काफ़ी बुलिश रहे हैं, मुझे पता है, एज ए हाउस काफ़ी बुलिश रहे हैं। इवन रामदेव सर भी जब लास्ट टाइम आए थे तो उनका व्यू पॉजिटिव था, खासतौर से अल्ट्राटेक जैसे नेम्स पर। यहाँ पर आप कहाँ पर दांव लगा रहे हैं? सो सीमेंट में देखिए अनुज, अगेन थोड़ा सा टॉप डाउन देखेंगे आप तो गवर्नमेंट का फोकस कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा रहा है पिछले 8-10 सालों में। आपने पिछले 4 सालों में ही कैपेक्स का बजट 4 गुना होता हुआ दिखा है, 2.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़। अभी 4 दिन बाद फिर से नए साल के एक इंटरिम आंकड़े पेश होंगे। मुझे लगता है पूरा इंडस्ट्रियल्स जो बकेट है, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, आप उसमें कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट ये भी डाल सकते हैं, इसमें आगे बहुत मुझे लगता है आसार है अभी भी। सीमेंट स्पेसिफिकली हमने जो चेंज किया है, हमारे पोर्टफोलियो में, मॉडल पोर्टफोलियो में अल्ट्राटेक होता था, उसको हमने दालमिया से रिप्लेस किया है, रिलेटिव वैल्यूएशन आर्बिट्राज के एंगल से। बट अगर आप रोड, रेलवे, मेट्रो, ओवरऑल कैपिक स्पेंडिंग जो इकोनॉमी में हो रहा है वो देखें, तो सीमेंट टू माय माइंड बिकम्स अ नो ब्रेनर। और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखते हैं तो 2Q FY24 के पहले 7 ऐसे क्वार्टर लगातार थे जहां पे सीमेंट सेक्टर में अर्निंग्स डिक्लाइन था बिकॉज ऑफ हायर इनपुट कॉस्ट। 2Q FY24 पहला ऐसा क्वार्टर था जहां 7 क्वार्टर के बाद अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिला 100% प्लस। ये क्वार्टर हमारा एक्सपेक्टेशन फिर से 98% अर्निंग्स ग्रोथ का है और अगला क्वार्टर भी 50% का है। तो आपका फंडामेंटल्स शॉर्ट टर्म में भी ठीक है और लॉन्ग टर्म में गिवन द कैपेक्स फोकस, मुझे लगता है सीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बना रहेगा। ओके, सीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बना रहेगा। एक और आपकी जो टॉपिक रही है, उसने इस बार निराश किया, वो मेट्रो ब्रांड्स। या आपकी बात हुई होगी शायद मैनेजमेंट से, उसके बाद आपने शायद कॉन कॉल वगैरह भी अटेंड करी होगी। आप सेटिस्फाइड हैं उससे? अभी भी व्यू बुलिश ही रहेगा या फिर थोड़ा सा थीसिस हिला उस नंबर के बाद? नहीं अनुज, आप देखिए कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी एक बहुत बड़ा समंदर है, ओशियन है, इसमें बहुत सेगमेंट्स है। ज्वेलरी है, लाइफस्टाइल है, अपैरल है, फुटवियर एक नया सेक्टर बन के उभर के आया है, QSR है। सो कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी में हमारा राय अभी भी बहुत बुलिश है। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल्स के बाद, और रादर नाउ तो फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी का ओवरवेट सेम है। इनफैक्ट आउट ऑफ 8 कंजम्पशन स्टॉक्स जो हम मॉडल पोर्टफोलियो में रखे हैं, उसमें से 7 कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी और केवल 1 कंज्यूमर स्टेपल है। जहाँ तक मेट्रो की बात है, ये क्वार्टर सॉफ्ट था, पिछला क्वार्टर भी सॉफ्ट था। हो सकता है ये साल आपको फुल ईयर FY24 में अर्निंग्स डिक्लाइन दिखे, बट इस पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टोरी हमें बहुत स्ट्रांग लगता है बिकॉज इट इन माई व्यू वन ऑफ द बेस्ट ब्रांडेड क्वालिटी फुटवेयर प्लेयर इन द कंट्री, ग्रोइंग भी है और साथ ही साथ इंटरनली फंडेड ग्रोथ है। तो इसके जो बैलेंस शीट कैश फ्लो नंबर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है। बीच बीच में आपको ऐसा दौर जरूर मिलेगा जहाँ पे P&L में आपको डिक्लाइन दिखेगा या सेम स्टोर ग्रोथ या टॉप लाइन ग्रोथ कम दिखेगा। इसमें सबसे बड़ा एक जो हेडविंड वही है कि वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं अभी भी। हाँ। तो इसमें शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको निराशा मिले, बट अगर आपका व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है तो दिस हैज़ टू बी अ कोर पार्ट ऑफ योर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो इन माय व्यू। ओके, एंड एक आखिरी सवाल, जोमेटो पर अब आप काफ़ी स्ट्रक्चरली पॉजिटिव रहे हैं, वो व्यू अभी भी इंटैक्ट है? बिल्कुल। सो हमने जोमेटो पे कवरेज पिछले साल लगभग अप्रैल में 55 रुपीज़ पे किया था। 60 रुपये करीब था। हाँ, एग्जैक्ट 55 का प्राइस था। हाँ। वहाँ से हमने जुलाई में फिर इसको मॉडल पोर्टफोलियो में 74 या 75 रुपीज़ पे ऐड किया था। पिछले दोनों क्वार्टर्स के नतीजे ठीक थे। हमें लगता है कि यहाँ से स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट अलग अलग बिजनेसेस से भी आएगा और कुछ अगर आप कुछ एक क्वार्टर्स का वेट करते हैं तो शायद आपको नंबर्स में भी बड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा, बिकॉज आपका फूड डिलीवरी प्लस क्विक कॉमर्स जो बिजनेस है दोनों में इंप्रूवमेंट है। हालांकि स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं जहाँ से हमने इनिशिएट किया है। सो हो सकता है कि परसेंटेज रिटर्न अब वो मैग्नीट्यूड के ना हो, बट जैसे जैसे नंबर्स इंप्रूव होंगे आपको
इसमें एक स्टडी रिटर्न्स बनने के आसार दिखते जाएंगे। ऑलराइट गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।